सो आइए लॉ ऑफ डिमांड अब हम स्टार्ट करते हैं। और लॉ ऑफ डिमांड हम स्टार्ट करके मैंने आपको ओवरव्यू में बताया था हम इसका क्या करने वाले हैं। हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, इसका एजम्पशन लिखेंगे, डिमांड शेड्यूल बनाएंगे इंडिविजुअल और मार्केट दोनों का, और डिमांड कर्व बनाएंगे और एक्सेप्शन लिख के लॉ ऑफ डिमांड को कंप्लीट करेंगे फटाफट। तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं स्टेटमेंट। इसका हम लिखते हैं स्टेटमेंट। आप मेरे साथ लिखते रहिए और समझते रहिए। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, इट स्टेट्स दैट फटाफट लिख देंगे इसको, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम और कांस्टेंट। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, अदर थिंग्स सेम भी और कांस्टेंट भी। इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम और कांस्टेंट द क्वांटिटी डिमांड मैंने शॉर्ट में क्यों लिखा है, द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी increases कब, when there is fall का किसमें, in the price of commodity, and quantity demand decreases कब, when there is rise किसमें, in the price of commodity, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको लेंदी में करके लिख सकते हो, फुल में लिखना, आप इसको शॉर्ट में मत लिखना। तो हमारा स्टेटमेंट हो गया तैयार। क्या बोल रहे हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम मतलब क्या कि बाकी जितने भी हम डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स अगर मान लेते कि अगर वो सेम रहे, सेम टू सेम प्राइस को छोड़ के, तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। कब, जब उसका प्राइस फॉल होगा। पढ़े थे प्राइस कम डिमांड ज्यादा, उसी हिसाब से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगा मतलब कम होगा। कब, जब प्राइस में राइज होगा। क्लियर है, सिंपल है। इसको याद करने के लिए सिंपल इसी तरीके से साइन सिंबल में याद रखना, स्मार्टली पढ़ना। प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज। ये है हमारा स्टेटमेंट का बोलने का मतलब। क्लियर है, ठीक है, इजी है, एकदम इजी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड वाला में यहाँ पे ये बताया जा रहा है अजम्पशन, हमने स्टेटमेंट कर दिया कंप्लीट। एक्सक्यूज मी, अजम्पशन का मतलब हम मान के चलेंगे कि कुछ चीज यहाँ पे सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। लॉ को समझने के लिए हमें कुछ चीज अजम्पशन मान के चलना पड़ता है, ठीक है। ये कंपल्शन है। कितना टो लिखना है आपको, 5 टो लिखना है। मैं एक का ट्रिक बताऊंगा, बाकी 5 आप अपने तरीके से उसको, और बाकी 4 अपने तरीके से लिख दोगे। तो पहला वाला क्या यहाँ पे लिखेंगे, देयर शुड बी नो चेंज इन लिखने के बाद मैंने थोड़ा सा हाइफन दिया है, आप मत देना। इन के बाद क्या लिखना है, याद है डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, प्राइस को छोड़ के बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स में से कोई भी एक लिख लो। मैंने यहां पे लिखा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्लियर है। सेकंड, इसी तरीके से देयर शुड बी नो चेंज इन क्या, साइज ऑफ पॉपुलेशन। तीसरा, assuming that there should be no change in क्या, income of consumer। क्लियर है। इसी तरीके से चौथा, पांचवा आपको लिख के खत्म कर देना। क्लियर है, सिंपल है, एकदम इजी, ज्यादा इसमें कुछ हार्ड है नहीं, एकदम क्लियरली समझने वाला बात है। तो कोई भी जब भी आप लॉ लिखोगे, लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर जब कभी भी आपका क्वेश्चन आएगा, तो लॉ ऑफ डिमांड के साथ आप जब भी लिखोगे स्टेटमेंट के साथ अजम्पशन भी लिखेंगे। क्लियर है। मैं आपको ग्रुप में कुछ क्वेश्चन दूंगा, देखना, इस चैप्टर को कंप्लीट करना, नोट्स बनाना, क्वेश्चन करना। इसके अलावा आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा, गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। बट हाँ, आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा।
क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे इतना मेहनत कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। आई होप आप भी उतना करें ताकि आपको भी इस वीडियो से फायदा हो। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कैटेगरी को देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट वाला कैटेगरी करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो लॉ ऑफ डिमांड का जो तीसरा पार्ट है वो है हम लोग का डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल अब करते हैं। अब देखो फटाफट जैसे मैं करता जा रहा हूं आप इसको उसी तरीके से करते रहना, एकदम 2x का स्पीड में। एक बनाएंगे हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाने के लिए क्या करेंगे, एक प्राइस का कॉलम, एक क्वांटिटी डिमांड का कॉलम, दो यूनिट के बेसिस में आप इसको कॉलम बना लेंगे छोटा सा। मैं स्पीड में कर रहा हूं, आप इसको बढ़िया से पेंसिल रूलर्स के साथ करिएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं प्राइस है हमारा 100 और क्वांटिटी डिमांड है 500। प्राइस जब कम होता है 100 से 50, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाता है 500 से 1000। यह है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। उसी हिसाब से हम बनाएंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल अगेन आपको एग्जाम में दोनों बनाना है। अगर इंडिविजुअली मांगा है, इंडिविजुअल बनाने के लिए ये बना देना, मार्केट डिमांड शेड्यूल मांगा है तो ये बना देना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कॉलम बनाएंगे प्राइस का, यहाँ पे हम एक बनाएंगे क्वांटिटी डिमांड। अब मान लेते हैं ए ने क्या डिमांड किया उसके हिसाब से बनाते हैं क्वांटिटी डिमांड। अब बी उसके हिसाब से क्वांटिटी डिमांड या फिर मार्केट डिमांड किसका, ए प्लस बी, इन दोनों का। ठीक है, तो इतना सारा कॉलम बनेगा, आप फटाफट कॉलम बना देंगे और इतना ही शो कर देंगे, टीचर हो जाएगा खुश, मार्क दे देगा आपको वहीं पे। तो प्राइस जब होता है 100, फिर प्राइस होता है इन डिक्रीज 50। तो जब होता है तो क्वांटिटी डिमांड ए का क्या करेंगे, कोई भी आप अमाउंट ले लो, आप यहाँ पे यूनिट लिख दोगे 500, आप यहाँ पे लिख दोगे 1000। फिर जब प्राइस और 100 और 50 का होता है तो क्वांटिटी डिमांड बी मतलब एक इंडिविजुअल का क्या लेते हैं, यहाँ पे मान लो आपने लिख दिया 600 और यहाँ पे आपने उसका डबल कर दिया 1200। क्लियर है। अगेन कुछ भी अमाउंट ले लो, इतना याद रखना प्राइस हाफ होगा तो क्वांटिटी डिमांड आप जो भी नंबर ले लो, बड़ा सा नंबर छोटा सा नंबर, उसको डबल कर देना, बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, क्वांटिटी डिमांड। अब ये देखो जॉइंट डिमांड है, जॉइंट डिमांड इन द सेंस मार्केट डिमांड मतलब ए और बी का डिमांड को मिला के। तो यहाँ पे 500 प्लस 600 तो यहाँ पे लिख देंगे 1100, 1100। कैसे 1100 है, क्लियर है। 500 प्लस 600 उसी हिसाब से यहाँ पे करेंगे 1000 प्लस 1200 दैट इज 2200। ठीक है, तो 1000 1200, चलो ठीक है, 1000 एकदम करेक्ट हो गया हमारा। ये है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसी के नीचे इतना मत करना, इसी के नीचे इसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, दो लाइन लिखना, टीचर डबल खुश हो जाएगा। मैं आपको स्पीड बता देता हूं, आप इसी को लिख लेना। यहां पे हम क्या लिखेंगे, इन द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल व्हेन द प्राइस इज एज 100 द क्वांटिटी डिमांडेड इज 500 यूनिट। व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम 100 to 50 द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 500 to 1000। क्लियर है, काम खत्म। फिर यहां पे आएंगे व्हेन द प्राइस इज as 100 the quantity demand by A is 500 by B is 600. In the same way when the price falls to 50 quantity demand of A is 1000, B is 1200. When the price is at 100 the quantity demand or the market demand at that price is 1100. कैसे निकाला पता चला, इन दोनों को प्लस कर दिया। When the price falls from 100 to 50 the quantity demand or the market demand इज 2200 और 2200। क्लियर है, इजी है, एकदम इजी, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब इसी चीज का हम शेड्यूल बना देंगे, शेड्यूल का हम ग्राफ बना लेंगे। तो 4 नंबर में होगा हमारा डिमांड कर्व, एकदम फटाफट। ठीक है, देखो इंडिविजुअल का सबसे पहले यहां पे मैं बना दे रहा हूं छोटा सा हेडिंग, आप भी इसको बनाते रहिए और वीडियो के साथ ही करते रहिए, तो देखना आपका भी लिखते लिखते करते करते इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले एक एक्स ऐसे आप बना देंगे, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में लिखेंगे प्राइस, एक्स एक्सिस में लिखेंगे क्वांटिटी डिमांड। ये है हमारा ओरिजिन 0। प्राइस का 2 यूनिट है तो 2 यूनिट यहाँ पे बना देंगे, एक है हमारा 50, एक है हमारा 100। फिर क्वांटिटी डिमांड 2 है तो 2 ठो डैश दे देंगे, एक है हमारा 500, एक है हमारा 1000। 100 पे था 500 तो 100 पे होगा 500, तो हम इसको ऐसे बना देंगे। ये वाला हो गया हमारा पहला पॉइंट। क्लियर है। उसी हिसाब से 50 पे है 1000,
50 पे है 1000, ये वाला हमारा हो गया सेकंड। दोनों पॉइंट को हम ज्वाइंट कर देंगे, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया बट आप सीधा से कर लेना। अब ये किस तरफ फ्लो हो रहा है, अभी नीचे तरफ फ्लो हो रहा है, तो एक एरो मार्क दे देंगे। डिमांड कर्व का नाम दे देना DD, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेडी, कहानी खत्म। इसमें लिखेंगे क्या, कुछ लाइन लिख देना, टीचर अगेन खुश हो जाएगा। तो यहां पे लिखना, इन दिस ग्राफ क्वांटिटी डिमांड इज प्रेजेंटेड इन एक्स एक्सिस, price is presented in y axis. When the price is 100, quantity demanded is 500. When the price falls from 100 to 50, the quantity demand rises from 500 to 1000. इतना ही लिखना है ग्राफ में, काम खत्म। इससे अलावा कुछ नहीं। एक लिखना x एक्सिस में क्या है, एक लिखना y एक्सिस में क्या है, एक लिखना चेंज जो बदलाव आ रहा है, आगे बढ़ो। हाँ, और ये वाला ये भी लिख देना कि DD इज द डिमांड कर्व। ठीक है, क्लियर है, ये तो इतना बताना ही है, काम खत्म। नेक्स्ट वाला आ गया मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल में हमें 3 ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक ए का, एक बी का और एक मार्केट डिमांड का। तो ए का बना देना, फिर उस हिसाब से बी का बना देना, उस हिसाब से मार्केट डिमांड का बना देंगे। फटाफट यहां पे कर लेते हैं। ये है y, ये है x एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है y। मेरे साथ करते रहना तो आपका भी क्लियर हो जाएगा इसी साथ में, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये है 0, ये है 0, ये है इधर प्राइस, इधर प्राइस, इधर प्राइस, ये है QD, ये है QD, ये है QD। वैल्यू खाली पुट करना है। इसमें भी 2 प्राइस का है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। ड्राइंग में मेरा थोड़ा हाथ कमजोर है, मैं इसको हड़बड़ी में बना रहा हूं, आप इसको एकदम आराम से बनाइएगा। पूरा प्रॉपर रूलर पेंसिल पकड़ के बढ़िया से डायग्राम बनाना कि टीचर देख के खुश हो जाए और आपको मस्त से मार्क दे दे। इसी को ग्राफ में आप इसको रिप्रेजेंट कर दोगे। जब ये वाला था यहाँ है, ये वाला था यहाँ है, एक बनेगा, एरो इधर आएगा, सारा चीज जो फिल करना कर देना। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर रहा हूँ। फिर सिमिलरली ये वाला इधर है, माय मिस्टेक, ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, एक बनेगा, एरो आप इसको डाल दोगे, काम खत्म। अगेन वही सजाना है जो यहाँ पे सजाए थे, मैं रिपीटेशन नहीं कर रहा हूं, बट आपको वही करना है। ये वाला भी वही प्रेजेंट करना है। इन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांड इज प्रेजेंटेड, वाई एक्सिस प्राइस इज प्रेजेंटेड एंड डिमांड कर्व इज DD। नाम दे देना जैसे यहाँ के, इसलिए मैंने एक कर दिया, इसी का कॉपी पेस्ट है, बस नाम है डिमांड शेड्यूल। क्लियर है, क्लियर है, आई थिंक क्लियर है। तो ये वाला आप ऐसे कर दिए, दोनों को ज्वाइंट कर दिए। एरो मार्क देना मत भूलना, एरो मार्क आपको बता रहे डिमांड कर्व आपका किस तरफ जा रहा है। मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, अब अच्छे से बना देना। क्लियर है, क्लियर है। लॉ ऑफ डिमांड का 4 पार्ट क्लियर हो गया। 5वां पार्ट पढ़ने से पहले आप इसको एक अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट कैटेगरी हम इसका कंप्लीट करेंगे और वो है इसका 5वां पार्ट, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन। क्लियर, चलो ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन का मतलब आप एक सिंपल चीज समझना। हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़े थे सर? लॉ ऑफ डिमांड में हम ये पढ़े थे कि प्राइस जब राइज होता है क्वांटिटी डिमांड कम होता है, प्राइस जब कम होता है क्वांटिटी डिमांड राइज होता है। सर ये तो आपने बताया था, बिल्कुल ये तो मैंने बताया था। इसी का टोटल ऑपोजिट, इसी का टोटल ऑपोजिट होता है एक्सेप्शन। इसकी इंक्रीज हो रहा है तो यहां पे क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे मिस्टेक हो सकता है? सेकंड, जब प्राइस यहां पे डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड भी यहां पे डिक्रीज होगा। आप समझ में आया ना? इसका मतलब यह है कि एक्सेप्शन में हम कुछ टॉपिक ऐसे पढ़ेंगे जहां पे इन लोग उल्टा काम कर रहे हैं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड जो बोल रहा है उसका टोटल यहां मतलब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करता ही नहीं है। क्लियर है? फटाफट लिख लेते हैं किन किन कैटेगरी में लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट मतलब वहां पे अप्लाई नहीं करता है। सबसे पहला हम लिखते हैं, आप लिखो गिवन गुड्स, गिवन गुड्स, गिवन गुड्स। ये क्या नाम है सर? एक अजीब प्रकार का नाम है, ध्यान से एक बार सुनना। गिवन गुड्स, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिक के विद्वान, स्कॉटलैंड से, स्कॉटिश थे। उनका नाम था रॉबर्ट गिफन। तो रॉबर्ट गिफन ने एक बढ़िया थ्योरी दिया, ठीक है, और ये जो थ्योरी इतना बढ़िया लगा, इन्हीं के नाम पे ये गुड्स का नाम पड़ गया। अब ये क्या है? रॉबर्ट गिफन का ये कहना था कि ऐसे कुछ सस्ते
सस्ते और चीप सामान होते हैं मार्केट में जो अलग तरीके से काम करते हैं। अलग तरीके से काम करते हैं मतलब जब प्राइस मार्केट में बढ़ता है, उन सामानों का मार्केट में इन्फ्लेशन आता है, रेट या प्राइस बढ़ता है, तो इन्हीं चीप सामान का डिमांड बढ़ जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, लॉ ऑफ डिमांड का टोटल ऑपोजिट। क्लियर है? तो यहां पे रॉबर्ट ग्रिफिन ने इसी चीज को बताया और ऐसे ही टाइप के चीप गुड्स को गिफन गुड्स कहा जाता है। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। एक बार क्या हुआ था, आयरलैंड में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। अब वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस आने के वजह से वहां का फॉर मल्टीपल रीजन, बहुत रीजन है, उसमें मत जाना। तो वहां पे दो प्रोडक्ट अलग तरीके से काम करने लगे। दो प्रोडक्ट अलग तरीके से क्या काम करने लगे? एक है पोटैटो, वहां के लोग ज्यादातर पोटैटो कंज्यूम करते हैं, और मीट। अब इन दोनों का खेल समझना, ये आयरलैंड का बात है, ठीक है। अब वहां पे क्या हुआ, पोटैटो और मीट वहां पे जनरली ज्यादातर कंज्यूम करते हैं लोग। अब इन दोनों में से ये जो पोटैटो है ये एक सस्ता सामान है, चीप। मीट के सामने पोटैटो का रेट थोड़ा प्राइस कम है, और ये कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है। कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव क्यों बोल रहा हूं या फिर सुपेरियर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कंपैरिजन में ये इससे थोड़ा ज्यादा है मीट। क्लियर है? अब क्या होता है, अब जब यहां पे इन्फ्लेशन होने का मतलब क्या है, यहां का प्राइस राइज कर गया। जब प्राइस बढ़ गया मार्केट में, हर चीज का दाम बढ़ गया, मतलब पोटैटो का भी दाम बढ़ गया, मीट का भी दाम बढ़ गया, तो अब लोगों के पास चॉइसेस कम हो गए, क्योंकि इनकम तो लिमिटेड है पर महंगाई छप्पर फाड़ के हो रहा है। तो पोटैटो का जो डिमांड था बढ़ने लगा, और क्वांटिटी डिमांड जो मीट का था कम होने लगा। तो ये टाइप के पर्टिकुलर लोग लॉ के अगेंस्ट काम करने लगे। इसको एक एग्जांपल से ध्यान से समझना। इसी एग्जांपल को मान लो आपके पास 10 रुपीज है, ठीक है, जिसमें से आप पोटैटो और मीट खरीद रहे हैं। मैं अपना एग्जांपल से देके इजीली बता रहा हूं, है ना। 10 रुपीज है, आप 10 रुपीज में से आप पोटैटो खरीद रहे हो, मान लो आप पोटैटो खरीद रहे हो 3 रुपीज का, और आप मीट खरीद रहे हो 7 रुपीज का। इतना आप अफोर्ड कर पा रहे हो। अगेन ये याद रखना है कि 10 रुपया कांस्टेंट है, आपका इनकम बढ़ा नहीं। तो जब आपका इनकम बढ़ा नहीं पर मार्केट का रेट बढ़ गया सारा, मार्केट का रेट बढ़ गया सारा मतलब मार्केट में महंगा हो गया सारा चीज। जब मार्केट में सारा चीज महंगा हो गया तो क्या हो गया, अब यहां से ध्यान से समझना, अब 3 रुपया से हो गया ये 6 रुपया। चलो इजीली समझने के लिए मान लेते हैं ये हो गया 5 रुपया। अब ये 7 से हो गया 14 रुपया, अज्यूम कर लेते हैं। तो अब ये 10 रुपया में क्या अफोर्ड कर पाएगा? क्या ये मीट अफोर्ड कर पाएगा? सर इतना में कहां ही अफोर्ड कर पाएगा, बट ये इस चीज को अफोर्ड कर सकता है, इस चीज को अफोर्ड कर सकता है। तो पहले वो जहां एक आलू खरीदता था और थोड़ा सा मान लेते हैं एक यूनिट मान लेते हैं, एक प्लेट मान लो, उसमें 7 रुपया जा रहा है, वो खरीद पाता था, तो एक प्लेट पोटैटो का खरीदता था, एक प्लेट मीट का खरीदता था। पर जब 10 रुपया हो गया तो 14 रुपया इंक्रीज हो गया मीट का, तो ये तो आउट ऑफ द टेबल हो गया भाई, ये तो अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा। बट जब ये 3 रुपीज में एक प्लेट खरीदता था, अब 5 रुपीज में ये 2 प्लेट खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि 5 इंटू 2 10 रुपीज का तो करना है। अब क्योंकि ये एक प्लेट खरीद के क्या करेगा, क्योंकि ये दूसरा चीज तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता, सिंपल। तो इसीलिए ये चीज बता रहा है कि सर जब हमारा इनकम लिमिटेड होता है और हमारे पास चॉइसेस रहते हैं, एक चीप गुड्स का और एक थोड़ा एक्सपेंसिव का, तो एक्सपेंसिव तो आउट ऑफ पॉकेट हो जाता है, हम उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, जो सस्ता सामान है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको ज्यादा खरीदने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। देखो ना, 3 से 5 हो गया, एटलीस्ट पहले जो 1 खरीदते थे अब हम 2 खरीदेंगे। यहाँ पे हमने 1 खरीदा, यहाँ पे 2 खरीदा, तो देखो ये इंक्रीज हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। अब पहले 7 रुपया था तो 1 खरीद पाते थे, अब 14 रुपया हुआ तो हम 0 खरीद पा रहे हैं। आप पूरा का पूरा पैसा भी झोंक दोगे तो भी नहीं ला पाओगे। और ये बेहतरीन तरीका दिया था सर रॉबर्ट ग्रिफिन ने।
आयरलैंड का ये एग्जाम्पल दे के दिया था, और उसी लिए गिवन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला हम करते हैं, यह है आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। सुनने में तो अजीब लग रहा है पर मीनिंग एकदम इजी है। स्नॉब अपील, सिंपल एक चीज, शो ऑफ, दिखावा करना। जैसे कि लग्जरी गुड्स जो होते हैं, लग्जरी गुड्स, अरे लग्जरी गुड्स हम लोग किस लिए खरीदते हैं? शो ऑफ करने के लिए। लग्जरी गुड्स का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे तो भी मर नहीं जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि आप सिंपल, जैसे कि कोई सा, ये मेरा गाड़ी एकदम चीप वाला है, ज़्यादा नहीं है, 800 रुपया वाला है, राइट। रोलेक्स भी आता है लाख लाख में। अब जब आपको टाइम ही तो देखना है तो टाइम तो इसमें देखो या रोलेक्स में देखो, क्या ही फर्क पड़ता है। पर ये वाला नहीं खरीद के आदमी के पास जब पैसा ज़्यादा आता है तो लोग रोलेक्स क्यों खरीदते हैं? टाइम देखने के लिए? बिल्कुल नहीं, शो ऑफ के लिए। तो जब कभी भी आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ हम शो ऑफ के लिए देखने मतलब खरीदते हैं, उस तरीके के आर्टिकल्स में और उस तरीके के सामान में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता है। क्योंकि हमें तो इसको खरीदना है और जितना इसका प्राइस ज़्यादा होगा, अरे उतना ही तो हमारे लिए बेहतरीन है, उतना ही तो हम ज़्यादा खरीदेंगे। वरना सस्ता सामान खरीद के किसको ही शो ऑफ करेंगे? कर ही नहीं सकते। क्लियर है? तो आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील इंक्लूड दोस गुड्स व्हिच आर luxury goods, and luxury goods prices, and when the prices of the luxury goods increases, the quantity demand also increases. Clear? And vice versa. Next, तीसरा, इमरजेंसी। इमरजेंसी मतलब आपातकालीन स्थिति, ऐसा सिचुएशन जहां पे लोगों का जान के ऊपर बात आ जाता है। ठीक है, जैसे हो गया वॉर, हो गया फ्लड, हो गया अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे फ्लैश फ्लडिंग हो गया, कहीं पे वॉर सिचुएशन हो गया, कोविड हमारा आया था, बेस्ट चीज़ है कोविड, तो तब इमरजेंसी सिचुएशन हम उसको कहते हैं। ये कह रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड इमरजेंसी सिचुएशन में काम नहीं करता है। ध्यान से समझना, इसका मतलब जब कभी भी फ्लड होता है, जब कभी भी ड्रॉट होता है, सूखा पड़ता है, तो वहां पे प्राइसेस जब बढ़ते हैं, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होते हैं। समझ में नहीं आया ना? देखो बता रहा हूं, एक एग्जांपल के साथ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। कोविड-19 याद है, पूरा दुनिया चक्का जाम करके रख दिया था कोविड-19 में ओडिशा को कोई नहीं भूल सकता। कोविड-19 में ओडिशा का रोल इंडिया को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा था। कैसे ज़्यादा था? जब कोविड-19 का बात आया था तो तब आपने देखा होगा इस समय में कि ऑक्सीजन सिलेंडर का डिमांड बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर सबको चाहिए रहता था ताकि जिंदा रहें। जो लोग वेंटिलेटर्स में, बाकी में हैं, हॉस्पिटल्स में, इसका किल्लत हो गया था, कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर का रेट ज़्यादा नहीं होता था। कितना होता था पता है? जनरल प्राइस नॉर्मल लेवल पे 2000 रुपया, बिल्कुल। पर आप बिलीव नहीं करेंगे, और ये बात तो न्यूज़ में भी आया था, अब इसको गूगल मार के भी देख सकते हैं। जब 2000 रुपया का था, पर इमरजेंसी सिचुएशन में जब लोग देख रहे थे कि इस चीज़ का डिमांड और बढ़ गया है, क्योंकि अब तो इमरजेंसी का बात है, इमरजेंसी मतलब जान पे बात आ गया, तो जब जान पे बात आ गया तो पैसा क्या देखेंगे? इसी चीज़ का फायदा उठाए डीलर लोग, और 200 का सिलेंडर आपको पता है कितने में बेचे? 30 हज़ार में बेचा गया था। ठीक है, उसी हिसाब से 2013 में, आई थिंक 13 या 14 में जब उत्तराखंड में फ्लड आया था, फ्लैश फ्लड आया था, तो वहाँ पे बिलीव नहीं करेंगे कि एक पार्ले-जी का जो बिस्किट होता है ना, 5 रुपये का पैकेट आता है, सिर्फ छोटा सा 5 रुपये का, देखिए अच्छा लगता है। आप इमेजिन किए 5-5 रुपये का बिस्किट उन लोग 500-500, कहीं कहीं जगह में 400-400, 300-300 रुपया तक बेचे हैं। किनको बेचे हैं? जो लोग फ्लैश फ्लड के कारण वहां नॉर्थ साइड में फंस के रह गए थे, तो छोटे मोटे वहां पे जो दुकान थे, वहां पे खाना पीना का सप्लाई रहता था उनके पास। अब इनको पता है कि लोग फंसे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, हफ्तों तक फंसे हैं, उन्हें खाना है, सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है, तो उसमें उन लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा के 5 का 500 या 400 भी बेचे हैं। अगेन ये 2 चीज़ गूगल कर लेना, 110% एग्जैक्ट आपको दिखेगा, देखना, क्योंकि ऐसा हुआ है। तो हमें एक चीज़ पता चला कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, स्पेशली इन केस ऑफ फ्लड, अर्थक्वेक और एनी काइंड ऑफ नेचुरल कैलामिटीज और any disaster kind of situation or COVID kind of situation, when there is a price and price, the quantity demand will always
राइज और इंक्रीज। वाई? बिकॉज उस समय उनका जो बात है, जो फोकस है, जो मेन डिजायर है, दैट इज द डिजायर ऑफ सर्वाइवल, नॉट द सेटिस्फैक्शन, नॉट द डिजायर ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ गुड्स। वो लोग गुड्स को सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं ले रहे हैं, वो इमरजेंसी है, वो उनका सर्वाइवल के लिए ले रहे हैं। तो एक हो गया इमरजेंसी। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हम एक्सेप्शन इसका पढ़ते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेशन अबाउट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एबीटी, आप फुल लिखना। एक्सपेक्टेशन अबाउट क्या? फ्यूचर प्राइसेस। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस मतलब कुछ कुछ सामान ऐसे रहते हैं जिनका प्राइस एक्सपेक्ट हम जब कर रहे हैं कि वो राइज होगा या और बढ़ेगा फ्यूचर में प्राइस, तो हम उसको और खरीदने लगते हैं। जैसे एग्जांपल आप समझना, गोल्ड। अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था ना, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, कितना अभी हो गया है? आई थिंक 95,000 के करीब हो गया है, फिर अभी 97,000 भी हो जाएगा। कुछ समय आप वेट करो, 1 लाख तक भी पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, जितना भी गोल्ड का प्राइस बढ़ता जा रहा है, क्वांटिटी डिमांड उसका बढ़ता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके के, हाँ एक और हो गया, जैसे लैंड, जमीन, टाउन के पास वाले, हाईवे के पास वाले जो जमीन होता है वो सबसे ज्यादा कॉस्ट में बिकते हैं, तो लोग फटाफट उसको खरीद लेते हैं, उसका प्राइस जितना भी राइज हो। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस कभी कम होगा ही नहीं। रोड उखाड़ के कोई थोड़ी ले जाएगा। हाँ, अनलेस एंड अनटिल वो बिहार है जहाँ ब्रिज विज भी चोरी हो जाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर यहाँ पे लैंड और गोल्ड का जितना भी प्राइसेस इसका इंक्रीज होता है, उसका क्वांटिटी डिमांडेड उसका बढ़ता है। क्लियर है? एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस का क्या? फ्यूचर राइज इन प्राइस। ठीक है, तो ये वाला था हम लोग का सारा एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन में यहाँ पे एक बार आप स्क्रीनशॉट इसको ले लें, इसको आप कर लें, देख लें इसको क्या क्या है। और एक बार एक्सेप्शन का हमारा एक तो चीज बच गया है, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? दूसरा और 2 एक्सेप्शन है, फटाफट इसको लिख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, चलो बस एग्जाम्पल। हाँ, एक चीज आप जानना, इकोनॉमिक्स में जब भी आप कॉन्सेप्ट कर रहे हो, प्लीज राइट एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल लिखोगे तो एग्जामिनर या जो टीचर आपका चेक कर रहा है उसको पता चलेगा कि इसको कॉन्सेप्ट समझ में है और ये कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करके बता पा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। आप जितना एग्जाम्पल लिखोगे, लेटेस्ट एग्जाम्पल, वेल एंड फाइन। नेक्स्ट हम लोग का रिलेशनशिप किसका? अबाउट, या अबाउट क्या होता है? रिलेशनशिप ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस। ये हम लोग का एक विचित्र रिलेशन है, पर है। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जहां पे ये माना जाता है कि इसका अगर प्राइस ज्यादा है तो ही इसका कुछ वैल्यू माना जाता है। इंपॉर्टेंटली, देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स इन द मार्केट इन विच पीपल बाय मोर इफ देयर इज अ राइज इन प्राइस। If there is a fall in price of that quantity of that commodity, then people assume, क्या assume कर लेते हैं, that there would be or there should be or there would be any kind of defect in the product। सस्ता है तो खराब ही होगा, महंगा है अच्छा ही होगा। तो इस तरीके का प्रोडक्ट जो होता है, इस तरीके का प्रोडक्ट और क्वालिटी और प्राइस का रिलेशनशिप वो यहीं पे देखा जाता है। और यहाँ पे जब देखा जाता है, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, काम नहीं करता है। इस तरीके का इफेक्ट को कहते हैं वेबलन इफेक्ट। ठीक है, वेबलन इफेक्ट बस एक एक्स्ट्रा चीज है, इसको जान के रख लेना। व्हाट द पीपल अज्यूम्स दैट इफ द प्राइस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इज लेस, देन दैट मीन्स that they assume, होता नहीं है, but they assume that the quality of that commodity would be cheaper or poor. On the other hand, there are certain articles on which people assume that if the price of that commodity is higher or rises or at the higher side, then the quality would be or should be a good one. ठीक है, ये ऐसा माना जाता है। अब जब मान रहे लोग, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करता ही नहीं है, वहां पे काम इसका करेगा ही नहीं। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा चेंज इन फैशन। अब ये एक खतरनाक चीज है। जब फैशन का चेंज आ रहा है, फैशन चेंज हो रहा है, लोगों को फैशन में रहना है, ट्रेंडिंग करना है, क्या फर्क पड़ता है भाई, इसका प्राइस जितना भी हो, हमारा फोकस तो ट्रेंड में रहना है
ना। तो जब फोकस ही है ट्रेंड में रहना, तो भाड़ में जाए प्राइस, क्वांटिटी डिमांड उसका हमेशा होगा राइज, उसका हमेशा होगा इंक्रीज। एग्जांपल ले लेते, जैसे मैंने पहली बार उस समय एग्जांपल आपका दिया था कि अभी कल्चर आया है, अभी पॉप कल्चर का आया है, के पॉप कल्चर, कोरियन ड्रामा का कल्चर बहुत राइज में है, सब लोग देख के पागल हो गए। तो वहाँ पे उन लोग का ड्रेसिंग सेंस सब कॉपी कर रहे हैं, तो जितने भी ओवर साइज टी शर्ट्स हैं सब भयानक बिक्री हो रहा है। आप और एक चीज़ नोटिस किए कि हाल फिलहाल में कुछ ही सालों में एक पर्टिकुलर फुटवेयर ज़्यादा चलने लगा, पहले भी चल रहा था पर पहले उतना नहीं चल रहा था जितना अभी चलने लगा, वो है क्रॉक्स। देखिए वो सैंडल क्रॉक्स वाले वो ज़्यादा चलने लगे। तो मतलब जो ट्रेंड में रहेगा वो खरीदना है, क्योंकि हमारा मोटिव है ट्रेंड में रहना। प्राइस जितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी डिमांड हमेशा हाई रहेगा। लॉ ऑफ डिमांड हो गया कंप्लीट। तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा? हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा? स्टेटमेंट में हमने पढ़ा कि अज्यूमिंग दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज व्हेन देयर इज अ फॉल इन प्राइस एंड इट विल डिक्रीज व्हेन देयर इज अ राइज इन प्राइस। क्लियर है? फिर उसके बाद पढ़े अजम्पशन। अजम्पशन में क्या पढ़े? अजम्पशन में हम ये पढ़े कि देयर शुड बी नो चेंज इन 1 2 3 4 5, कोई सा भी आप फैक्टर्स या डिटरमिनेंट्स को उठा के लिख लो एक्सेप्ट फॉर द प्राइस। उसके बाद हमने डिमांड शेड्यूल बनाया 2 टाइप का, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट डिमांड शेड्यूल। उसके बाद में हमने उसी डिमांड शेड्यूल का हमने डिमांड कर्व बनाया, इंडिविजुअल का और मार्केट का भी। तो मार्केट में देखो 3 यूनिट का था, ए का था, बी का था और मार्केट डिमांड का था, उनके साथ हमने बना दिया। उसके बाद में हमने लिखा कुछ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करते। लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करते का मतलब प्राइस जब राइज होता है क्वांटिटी डिमांड राइज इंक्रीज होता है, प्राइस जब फॉल होता है क्वांटिटी डिमांड फॉल होता है। तो